बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 8 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो डिस्कस करनी है। बेसिकली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और हमारे पास आगे चल के एक और टॉपिक आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो दोनों जो है वो इंटर रिलेट करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये लाइट या जो वेव, अब लाइट एज अ वेव होती है उसकी पार्टिकल नेचर को प्रूव करती है और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करते हैं। ठीक है जी। जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो क्या करती है, वेव की पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए होता है और वहाँ पर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो पार्टिकल की वेव नेचर को शो करने की कोशिश करता है और ओवरऑल जो है ये होता है, प्रूव करने की कोशिश करते हैं दोनों कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है अगर वेव है तो उसके पास पार्टिकल नेचर होगी, पार्टिकल है तो वेव नेचर होगी। मतलब एक मैटर के अंदर दोनों चीज़ें, दोनों नेचर मौजूद होती है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है, उसके अंदर वेव नेचर भी होती है। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं लाइट जो है हमने ली होगी या जो एनर्जी ली होगी उसके बारे में बताएंगे कि उसके पास पार्टिकल नेचर मौजूद होती है। ठीक है जी। तो इसने ये जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर जो है प्रेजेंट किया था और इसके बारे में उसने क्या बताया था, एनर्जी को मैक्स, अगर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिफाइन करना आ जाए तो आपने क्या लिखना है, तो एनर्जी जो है वो क्या करती है, ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ठीक है जी। एनर्जी क्या करती है, कॉन्टीन्यूस मैनर में ट्रैवल नहीं करती, जैसे कि रदरफोर्ड के मुताबिक क्या था कि वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को रिलीज करता रहेगा, नहीं, एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करती है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करती है। वो आगे चल के देखते हैं कि एनर्जी ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस मैनर अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी डिस्क्रीट यूनिट्स। ठीक है जी। वो ट्रैवल कैसे करती है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, डिस्क्रीट अलग अलग क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स होते हैं और उन टाइनी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कह सकते हैं, एनर्जी पैकेट्स कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, क्वांटा कह सकते हैं। ठीक है जी। समझ में आ जाएगी बात कि एनर्जी जो है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर और वो जो डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर ट्रैवल कर रही होगी वो छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और उनको हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट या क्वांटा का नाम देते हैं। एनर्जी पैकेट या वेव पैकेट का तो समझ में आता है कि छोटा पैकेट जो है ना एनर्जी का या वेव का होगा। क्वांटा क्या होता है कि वो पैकेट जिसके अंदर एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। फिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड होना। तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर एनर्जी फिक्स होती है इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो छोटा पैकेट, उसकी एनर्जी फिक्स है, एक खास एनर्जी है, तो इसलिए उसको क्वांटा कह देते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी की वजह से। आगे है जी इसके मेन पॉइंट्स, आपने ये वाला डिफाइन करके और उसके बाद इसके 3 मेन पॉइंट्स जो है बेसिकली एक्सप्लेन करने होते हैं। उसके बाद जो है ना 3 डेफिनेशंस है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहले हम 3 पॉइंट्स जो है इसके पढ़ लेते हैं। पहली बात, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। ऊपर भी हमने यही बात की है कि ये कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करती या एब्जॉर्ब होती या इमिट होती, बल्कि क्या होता है, रादर इट इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर ही एब्जॉर्ब या इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट या क्वांटा के फॉर्म में। पहला पॉइंट क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूअस जो है एनर्जी जो है वो ना तो एब्जॉर्ब होती है ना इमिट होती है, दोनों चीज़ें नहीं होती, ना तो एब्जॉर्ब होगी ना इमिट होगी, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है और डिसकंटिन्यूअस मैनर में किस तरह, वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट या क्वांटा की फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद ईच वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मैंने आपको बताया था क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, फिक्स होना। तो हर पैकेट की, हर वेव पैकेट की, हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, वेव नंबर फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, हर एक चीज़ फिक्स होती है। तो इसलिए ईच वेव पैकेट इज आल्सो विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी उसके पास मौजूद होती है। सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूअस जो है वो ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट या क्वांटा के फॉर्म में। सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन, कि एक फोटोन के अंदर वो जो छोटा सा पैकेट है उसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, वो किस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी को आगे चल के हम डिफाइन भी करेंगे। वैसे आपने जो है मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया,
ठीक है जी, नंबर्स ऑफ वेव, एक सेकंड के अंदर एक यूनिट एरिया से एक पॉइंट से कितनी ट्रेवल कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एनर्जी किसी फोटॉन की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू कहते हैं इसको, और ये फ्रीक्वेंसी है। ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और न्यू क्या है जी, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हो जाएंगी एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में पास करने की, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके बराबर और कांस्टेंट लगा दिए है, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी चल रही है, तो इसलिए कांस्टेंट भी क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने एच जो है वो क्या लगाया है, प्लांक्स कांस्टेंट लगाया, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसको याद कर लेना है क्योंकि आगे भी ये वैल्यू काम आएगी। उसके बाद अगर हम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे, ई ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। बस ये वैसे ही एक छोटी सी इक्वेशन है, वैसे आपने यहाँ तक ही याद रखना है। ठीक है जी, तो दो हमने पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए हैं। पहला पॉइंट क्या का है कि कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। किस फॉर्म में, वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट या क्वांटा की फॉर्म में। ठीक है जी, और उसके बाद इसी के अंदर कह दिया कि एनर्जी भी क्या होती है, हर पैकेट की फिक्स होती है। दूसरा हमने क्या कर दिया कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है जी, और उसके लिहाज से इक्वेशन बना दी। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। मतलब फिक्स एनर्जी की फॉर्म में ही जो बॉडी है इमिट कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी को, कॉन्टिन्यूस मैनर में ट्रेवल कर ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है। यहाँ पर और ज़्यादा इस बात का जोर दिया गया है कि एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी फिक्स होगी तो एनर्जी ट्रेवल करेगी, नहीं तो एनर्जी ना तो इमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर हम न्यू की बात करें तो फ्रीक्वेंसी किस चीज के इक्वल होती है, C ओवर लैम्डा। लैम्डा क्या है जी, वेवलेंथ, C स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी किस चीज के इक्वल होता है, C ओवर लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ। तो न्यू की जगह पर C ओवर क्या कर देते हैं, लैम्डा कर देते हैं। और 1 ओवर लैम्डा जो है वो किस चीज के इक्वल होता है, वेव नंबर के इक्वल होता है। किस चीज के इक्वल होता है, वेव नंबर के इक्वल होता है। तो E इज इक्वल टू एच सी, 1 ओवर लैम्डा है तो उसकी जगह पर क्या आ गया, वेव नंबर आ गया। अगर आप यहां पर देखें, E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो तीनों चीजें एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वेवलेंथ के एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ के क्या हो गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ऊपर वाली तीनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेव नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तीनों किस चीज के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। और वेवलेंथ के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। बाकी आगे चल के इस इक्वेशन को हम मजीद भी यहां पर भी डिस्कस करेंगे, तो आपने घबराना नहीं। नेक्स्ट, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक साइनोसोडियल वेव अगर ट्रेवल कर रही है, ये हमारे पास साइनोसोडियल वेव है। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास, साइनोसोडियल वेव है, और इसके अंदर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब क्रस्ट किसे कहते हैं, ट्रफ किसे कहते हैं, पहले तो आपको वो बताना चाहिए। ये आप वैसे मैट्रिक के अंदर पढ़ लेते हैं कि उभार वाले हिस्से जो होते हैं ना, ऊपर वाले हिस्से होते हैं, उन्हें क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है उसे भी वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है जी, या फिर दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला है उसे भी वेवलेंथ कह सकते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन में भी आपको बता देता हूं, ये तो आपने बुक के अंदर पढ़ रखी है ना, कि क्रस्ट के दरमियान फासला या ट्रफ के दरमियान फासला। या फिर एक और बात यह है कि एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ मिलकर एक वेवलेंथ बना देती है। ये एक नई डेफिनेशन है। ठीक है जी, एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ मिलकर क्या बना देती है, एक वेवलेंथ बना देती है। तो ये एक वेवलेंथ है, ये क्या है, एक वेवलेंथ है। समझ में आ रही बात? ठीक है जी, तो यहां पर वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, एक यहां पर एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक वेवलेंथ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, दूसरी वेवलेंथ, और यहां पर तकरीबन 2 से ज्यादा वेवलेंथ आ रही है इसी लेंथ के अंदर। और यहां पर अगर आप देखते हैं इसमें कितनी आ रही है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक वेवलेंथ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 2 वेवलेंथ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 3 वेवलेंथ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 4 वेवलेंथ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 5 वेवलेंथ। तो टोटल इस लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही है, सॉरी हाँ, इस लेंथ के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही है, 5 वेवलेंथ आ रही है। कितनी आ रही है, 5 वेवलेंथ।
तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, उसे हम क्या कहेंगे, या तो इस तरीके से कह सकते हैं, या एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाने पर भी वेवलेंथ बन जाती है। इसके यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर। एंगस्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर का क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। और पिकोमीटर का क्या होता है, 10⁻12 मीटर। यहाँ पर एक एमसीक्यू आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यू है, जो कि अक्सर जो है ना काफ़ी जगहों पर होता है और कहीं से भी उठा लेता है, और वो ये है कि एंगस्ट्रम जो है ना वो प्रीफिक्स नहीं है, नैनो प्रीफिक्स है, उसके साथ यूनिट लगाना पड़ता है मीटर। पिको प्रीफिक्स है, उसके साथ मीटर यूनिट लगाना पड़ता है, लेकिन एंगस्ट्रम खुद से एक यूनिट है और वो यूनिट क्या है, 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, आपको ऑप्शन दिया जाए माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रम और पिको, तो एंगस्ट्रम जो है यूनिट है, प्रीफिक्स नहीं है, बाकी सारे प्रीफिक्सेस हैं। ये हो जाएगा हमारे पास वेवलेंथ के बारे में। स्पीड ऑफ इसकी स्पीड कितनी होगी जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड क्यों है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट चल रही है, फोटोन ऑफ लाइट चल रहे हैं, तो लाइट की स्पीड तो यही होती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास करती है एक पॉइंट से, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है, या तो हर्ट्ज कह सकते हैं, साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल चले गए हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी कह सकते हैं, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन चले गए हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ छोटी हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वेवलेंथ बड़ी है और ये वेवलेंथ क्या है, छोटी है। ये बड़ी है, ये क्या है, छोटी है। अब वेवलेंथ बड़ी होगी तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, अब नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड के अंदर यहाँ से कितनी गुजरती है जी, फॉर एग्जांपल ये गुजरती है, एक वेवलेंथ गुजरती है, लेकिन यहाँ पर कितनी गुजर रही है, 5 वेव। मैंने अभी आपको गिन के बताया है कितनी वेव गुजरती है, 5 वेव एक सेकंड के अंदर गुजरी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकंड जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 हर्ट्ज, और इसकी क्या होगी, 1 हर्ट्ज होगी। एक वेवलेंथ गुजर रही है तो 1 हर्ट्ज, 1 साइकिल पर सेकंड या 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और ये क्या है जी, 5 हर्ट्ज, 5 साइकिल पर सेकंड या 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्योंकि वेव क्या होगी, ये छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, इनवर्सली रिलेशन है। नेक्स्ट, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है जी, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ के अंदर कितनी वेव्स मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। अब यूनिट लेंथ जो है ना, यूनिट का मतलब होता है 1। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि 1 मीटर जो है ना यूनिट लेंथ होगा, नहीं, यूनिट का मतलब होता है 1, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1 मीटर हो, उससे कोई गर्ज नहीं है, वो 1 होना चाहिए बस। अपने तौर पर आपने 1 लेना है, 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 किलोमीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 मिलीमीटर ले लो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी, लेकिन 1 लेना है बस, यूनिट लेन। तो पर सेंटीमीटर हो सकता है, पर मीटर हो सकता है, पर मिलीमीटर हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिट लेंथ जो है ना ये वाली है, जो मैंने रेड लाइन से शो की है कि ये वाली हमारे पास यूनिट लेंथ है। अब इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक वेवलेंथ बन रही है। यहाँ पर देखिए, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, 2 से ज्यादा बन रही है, ये आगे थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, टोटल 5 वेवलेंथ बन रही है, 1 2 3 4 5। अब इसी यूनिट लेंथ के अंदर, जो ऊपर था यूनिट लेंथ, अब इसी यूनिट लेंथ के अंदर टोटल वेव्स कितनी है पर यूनिट लेंथ, 5 है। तो इसका वेव नंबर जो है वो क्या होगा, 5 होगा, और इसका वेव नंबर क्या होगा, 1 होगा, और इसका 2 से ज्यादा होगा तकरीबन। कैसे मालूम करेंगे जी वेव नंबर को, कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। अगर वेवलेंथ बड़ी है तो वेव नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ जाएगी बात, ठीक है जी। अब इस रिलेशन को हम एक और मर्तबा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है ना, सामने दीवार है और दीवार के साथ जो है ना रस्सी जो है वो बांधी हुई है। थोड़ा सा इमेजिन करना है आपने, ठीक है जी। सामने दीवार है और दीवार के साथ क्या कर रखा है, मैंने रस्सी को बांधा हुआ है,
और मैंने अपना एक सिरा जो है ना अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर मैं उसकी एनर्जी कम रखूँगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा हूँगा, उसको मूव कर रहा हूँगा, तो आप बताएं कौन सी वेव पैदा होगी, ये वाली या ये वाली? अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि ये वाली, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, तो थोड़ी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेवलेंथ बड़ी है, ठीक है जी, उसकी वेवलेंथ क्या है, बड़ी है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या है, मैं एनर्जी ज़्यादा दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ? कम दे रहा हूँ एनर्जी, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ ना, तो एनर्जी क्या है उसकी, कम है। अगर एनर्जी कम है तो उसकी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, थोड़ी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी मूव नहीं करवा रहा ना, तो थोड़ी वेव्स प्रोड्यूस होगी। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ भी कम होगी और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट सेकंड वो भी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, वेव नंबर भी कम होगी, एनर्जी भी कम है, लेकिन उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। या बस एक चीज बड़ी हुई है, और वो क्या है, वेवलेंथ बड़ी होगी। दूसरी चीज, अगर मैं तेजी से मूव करवाता हूं, ठीक है जी, जब मैं तेजी से मूव करवा रहा हूंगा तो ज्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी, नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएगी, इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स भी ज्यादा हो जाएंगी, और एक सेकंड से गुजरने वाली वेव्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और वेव नंबर भी ज्यादा हो गया। और दूसरी बात, अगर मैं तेजी से मूव करवा रहा हूं तो एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, तीनों चीजें ज्यादा होगी, लेकिन अब वेव्स छोटी छोटी प्रोड्यूस होंगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? जब मैं एनर्जी को कम रखूंगा, तो वेवलेंथ सिर्फ बड़ी होगी, बाकी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या एक सेकंड से गुजरने वाली दोनों चीजें, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मैं एनर्जी को तेज करूंगा तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर बढ़ जाएगा, और वेवलेंथ जो है छोटी छोटी प्रोड्यूस होगी, यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो ये है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसके अंदर आपने करना क्या है, इसको डिफाइन करना है एनर्जी को, उसके बाद मेन पॉइंट में पहला, दूसरा और तीसरा आपने एज इट इज जो है ना, अगर आप लिख देंगे तो ये भी जो है ना बहुत है, ठीक है जी, आपके पूरे नंबर जो है ना 4 के 4 आ जाएंगे। इवन जो है ना, अगर आप ये डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे तो अगले क्वेश्चंस पर ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है जी। तो आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कुछ डायग्राम्स होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इवन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डायग्राम्स होती है, तो आप उन डायग्राम्स को लाजमी बनाया करें, ताकि इम्पैक्ट जो है वो अच्छा बनता है। अब बाज़ औक़ात बच्चे करते क्या हैं कि वो डायग्राम जो है वो नहीं बनाते, और वो कहते हैं कि हमने जो है ना डिफाइन कर दिया है, ठीक है जी, प्रॉपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया, और उसके अंदर जो है ना वो सोचते हैं कि हमें जो है ना, अगर वो कंपलसरी है डायग्राम, जैसे मिलिकन आई ड्रॉप मेथड हमने पीछे पढ़ा है ना, उसमें तो कंपलसरी है, ठीक है जी। अब इसमें जो है ना कंपलसरी नहीं है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको डायग्राम बनानी चाहिए। वो डायग्राम क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो जो एग्जामिनर है उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि पेपर जो है वो अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है। तो अगले वाले क्वेश्चंस अगर थोड़ी बहुत कोताही होगी तो वो उसको जो है ना निगलेक्ट करके और आपको नंबर जो है ना वो एक्स्ट्रा देगा आगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको अटेम्प्ट करने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि आगे वाले जो पेपर होता है, मतलब आगे वाला जो पोर्शन होगा आपके पेपर का, उसके अंदर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। वहां पर अगर कोई गलती नजर आती है तो इसकी वजह से उसके जहन में यही होता है कि इसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना है, तो अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो वो जो है उसको निगलेक्ट करके और आपको पूरे नंबर दे देता है। तो इसलिए जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, ताकि जो है ना वो आगे वाले पेपर पर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ सके, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके बाद डेरिवेशंस जो है वो हमने डिस्कस करनी है, एनर्जी की डेरिवेशन है और रेडियस की डेरिवेशंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।